हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज़ है। आज इसमें हम लोग एक महत्वपूर्ण विचारक पीटरिम सोरोकिन, ये नाम आप सभी को पता है, जो भी समाजशास्त्र के विद्यार्थी होते हैं सभी को पता रहता है कि पीटरिम सोरोकिन जो है समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विचारक हैं। और अगर बात जब सामाजिक गतिशीलता की थ्योरी की आती है तो पीटरिम सोरोकिन की थ्योरी के बिना सामाजिक गतिशीलता को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। आप सभी को पता है कि जो इन्होंने सामाजिक गतिशीलता या सोशल मोबिलिटी की जो थ्योरी दी थी उसमें इन्होंने 3 स्टेटस की भी बात की है, 3 स्टेजेस की बात की है, ये कह सकते हैं। तो उसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे, इनकी जो भी कॉन्सेप्ट है अदर देन उसके और भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग समझेंगे। साथ में मैं ये भी कह दूं कि जो मेरा जो लेक्चर होता है वो मेनली जो हिंदी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के ओरिएंटेड होता है। लेकिन आप लोगों में से बहुत हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं मैम, जो क्लासेस हैं वो हमें इंग्लिश में भी चाहिए या कंटेंट इंग्लिश में भी क्या अवेलेबल हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं मेन फोकस तो हिंदी पे ही करती हूँ, लेकिन आप लोगों के इस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने सेम इसी कंटेंट को इंग्लिश में भी मेंशन किया है। तो आप लोग चाहिए तो उसको डिटेल में आप लोग समझ सकते हैं। हिंदी में तो मैं इसको डिस्कस कर ही लूँगी, लेकिन यदि इंग्लिश में आप लोगों को चाहिए तो आप लोग उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं। पीटरिम सोरोकिन की आप लोग ये इमेज देख सकते हैं। और ये एक बात आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि सोरोकिन से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप लोगों को पता है कि कोई भी ऐसा समाजशास्त्र का संबंधित तो एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि सोरोकिन के बारे में न पूछा जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं और इसलिए आप लोग ध्यान से थोड़ा इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हमें समझना है, कि उसके कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, तो उसका कैसा जीवन रहा है, वो अपने जीवन काल में किन किन परिस्थितियों से गुजरा है, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग इनके कुछ जो पर्सनल क्या स्थिति रही है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग प्रारंभ करते हैं। पीटरिम एलेक्जेंड्रोविच सोरोकिन, इसमें ये फादर का नाम जुड़ गया है और सोरोकिन जो है ये फैमिली नेम जो होता है वो जुड़ा हुआ है। तो पीटरिम ए सोरोकिन के नाम से या फिर हम लोग पी ए सोरोकिन के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो बार बार अलग अलग तरीके से सोरोकिन जरूर इसमें कॉमन होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका जो जीवन काल है 4 फरवरी 1889 से 10 फरवरी 1968 तक रहा है। एक रूसी अमेरिकी समाजशास्त्री और राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक चक्र सिद्धांत में योगदान दिया है। तो इनका हम लोग साइक्लिक थ्योरी जो है सोशल मोबिलिटी की, उसमें हम लोग इनको पढ़ते हैं। सोरोकिन सेंट पीटर्सबर्ग इंपीरियल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। व्लादिमीर लेनिन के साम्यवादी शासन द्वारा उनका दमन किया गया, जिसके कारण सोरोकिन को थॉमस मासारिक और एडॉर्ड बेंस की मदद से चेकोस्लोवाकिया भागना पड़ा। वे 1924 में मिनेसोटा विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। 1930 में उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के नवगठित विभाग में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। तो 1930 में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसमें समाजशास्त्र के नवगठित विभाग, अर्थात जो अभी नया ही समाजशास्त्र का विभाग बनाया गया था, उसके प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। रूस में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य के रूप में उन्हें जारवादी शासन और साम्यवादी शासन दोनों द्वारा कई बार गिरफ्तार किया गया था। तो ये इनके लाइफ में इस तरीके की कंट्रोवर्सीज जो रही हैं या बहुत बार इनको जेल जाना पड़ा, ऐसी स्थिति देखने को मिली। पृष्ठभूमि इनकी थोड़ी हम लोग समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पीटरिम सोरोकिन को हम लोग समझ रहे हैं, उनकी थ्योरी तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे सोरोकिन को समझना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इनके
क्या जीवन की जो पृष्ठभूमि रही है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। पीट्रिम अलेक्जेंड्रोविच सोरोकिन का जन्म 4 फरवरी को टूरिया में हुआ था। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को OS 23 जनवरी ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसी समय के आसपास में 1800 कुछ 30 से 40 के बीच का जो समय था, तो उसमें जो कैलेंडर है, अलग अलग जो कैलेंडर होते हैं, तो उस तरीके की चेंजेज हुए थे। तो इसके कारण यहाँ पे इस तरीके का एक डेट मेंशन किया गया है, जबकि मोस्टली जो है वो 4 फरवरी ही माना जाता है। कोटूरिया में हुआ था, जो कि ये जगह का नाम है। तो आप लोग ने इसको इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेनली जो पूछा जाता है वो यही है कि वो एक रूसी समाजशास्त्री थे। तो यहाँ पे आप लोग जगह देख सकते हैं, यारेंस्की, उएस्ट वोलोग्दा गवर्नेट, रूसी साम्राज्य, जो कि अब कन्याज पोगोस्तस्की जिला कोमी गणराज्य रूस का एक छोटा सा गांव है, जो एक रूसी पिता और कोमी माँ के दूसरे बेटे थे। सोरोकिन के पिता अलेक्जेंडर प्रोकोपीविच सोरोकिन वेलेकी उस युग से थे और सोने और चांदी के एक विशेषज्ञ, एक यात्रा करने वाले शिल्पकार थे। वहीं उनकी माँ पेलागेया वाशिलिवेना जेशार्ट की मूल निवासी थी और एक किसान परिवार से थी। उनके बड़े भाई वसीली का जन्म 1885 में हुआ था और उनके छोटे भाई प्रकोपी का जन्म जो है वो 1893 में हुआ था। उसी समय प्रकोपी को उनकी चाची जो थी अनीसिया वसीलिवना रिमस्की ने अपने साथ उनको ले के चली गई थी। वह अपने पति वसीली इवानोविच के साथ रीमिया गांव में रहती थी। तो ये तो इनके भाइयों की बात की जा रही है। यहाँ पे ये बीच के थे, कोमी के बीच बिताया गया। सोरोकिन का बचपन जो था वो जटिल था, लेकिन धार्मिक और नैतिक शिक्षा से समृद्ध था। उस समय उनमें विकसित नैतिक गुण जैसे कि धर्मपरायणता, अच्छाई और प्रेम में दृढ़ विश्वास उनके बाद के काम आधुनिकता के संकट को दूर करने के लिए उनका अमिटोलॉजी और आह्वान में दिखाई देता है। पिट्रिम के पिता को शराब की लत लग गई थी। इस वजह से उनके पिता को गंभीर चिंता और घबराहट के दौरे पड़ते थे, इस हद तक कि वह अपने बेटों के साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करने लगे थे, अर्थात मारपीट भी करते थे। पिट्रिम के ऊपरी होठ पर एक निशान छोड़ने वाली क्रूर पिटाई के बाद 11 साल की उम्र में पिट्रिम ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर फैसला किया कि वह स्वतंत्र रहना चाहता है और अब अपने पिता की देखभाल में नहीं रहना चाहता। सोरोकिन जारिस्ट विरोधी थे। उन्हें 17 साल की उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें जारिस्ट विरोधी गतिविधियों के लिए 2 बार और गिरफ्तार किया गया था। सन 1900 के दशक की शुरुआत में एक कारीगर और कलर के रूप में खुद का समर्थन करते हुए सोरोकिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंपीरियल यूनिवर्सिटी में भाग लिया, जहां उन्होंने अपराध विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और प्रोफेसर बन गए। सोरोकिन एक कम्युनिस्ट विरोधी भी थे। रूसी क्रांति के दौरान वे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य, रूसी संविधान सभा के डिप्टी, श्वेत आंदोलन के समर्थक और प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर केरेंस्की के सचिव थे। अक्टूबर क्रांति के बाद सोरोकिन ने कम्युनिस्ट नेताओं से लड़ना जारी रखा और नए शासन द्वारा कई बार उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पहले कि उनसे अंततः मौत की सजा सुनाई गई, 6 सप्ताह जेल में रहने के बाद सोरोकिन को रिहा कर दिया गया और वह सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए वापस चले गए, जो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के संस्थापक बन गए। चूंकि वह रूसी क्रांति से पहले डेमोक्रेट्स के बीच एक नेता थे, इसलिए लेनिन द्वारा अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद व्लादिमीर लेनिन की सेनाओं ने उनकी तलाश की। 1922 में सोरोकिन की गतिविधियों के विवरण अलग अलग हैं। हो सकता है कि उन्हें सोवियत सरकार द्वारा गिरफ्तार कर निर्वासित किया गया हो, या हो सकता है कि देश से भागने से पहले उन्होंने 6 महीने तक छिपकर समय बिताया हो। रूस छोड़ने के बाद वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां वे 1930 में एक प्राकृतिक नागरिक बन गए, अर्थात ये वहीं के
निवासी हो गए। ओके। सोरोकिन को व्यक्तिगत रूप से हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक पद स्वीकार करने का अनुरोध किया गया, जहां उन्होंने समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की और अपने सहयोगी टैलकट पार्सन्स के मुखर आलोचक बन गए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि जो R.K. मर्टन हैं, तो जितने शिष्य ये टैलकट पार्सन्स के थे, ये उनके अर्थात पीटरिम सोरोकिन के भी शिष्य रहे हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सोरोकिन साम्यवाद के कट्टर विरोधी थे, जिसे वे मनुष्य का कीड़ा या पेस्ट ऑफ मैन मानते थे। तो ये आप लोगों को एक की टर्म मिल रहा है जो कि आप लोगों को याद रखना है कि कौन ऐसा विचारक है जिसने मनुष्य का कीड़ा या पेस्ट ऑफ मैन जैसी बात कही है। तो ये पीटरिम सोरोकिन थे। लोग उन्हें एक नेता के रूप में देखते थे, लेकिन कुछ लोग उन्हें एक बहिष्कृत व्यक्ति के रूप में देखते थे, जो उनके निर्वासित होने का कारण हो सकता था। तो आप सभी को पता है कि रूस से अमेरिका चले गए थे, तो इस कारण कुछ लोग उन्हें एक नेता के रूप में देखते थे, वहीं पे कुछ लोग उन्हें एक बहिष्कृत व्यक्ति के रूप में भी देखते थे। उस समय लोग उनके विचारों को नहीं समझ पा रहे थे, जो मुक्ति और परिवर्तन को बढ़ावा देते थे, और उनके द्वारा दिए गए ये सिद्धांत हमेशा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किए जाते थे। सोरोकिन 1924 से 1929 तक मिनेसोटा विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे। जब उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष द्वारा हार्वर्ड संकाय में शामिल होने के लिए एक पद की पेशकश स्वीकार की, जहां उन्होंने 1959 तक काम करना जारी रखा। उनके छात्रों में से एक लेखिका मायरा पेज भी थी। अगर बात ये करें कि पीटरिम सोरोकिन को जो भी समाज की गतिविधियां थीं समझने के लिए प्रेरणा आखिर में कहाँ से मिली थी, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। 1910 में युवा सोरोकिन महान रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय, जब महात्मा गांधी की भी बात आती है तो इनका नाम आता है, तो इनकी मृत्यु से अंदर तक हिल गए थे। अर्थात यहाँ ये बात निकल के आती है कि ये इनसे काफ़ी प्रभावित थे। L.N. टॉलस्टॉय एक दार्शनिक के रूप में एक लेख लिखा गया है 1912 में। उन्होंने टॉलस्टॉय की धार्मिक और नैतिक शिक्षा का पुनर्निर्माण किया, जिसे उन्होंने एक सामंजस्यपूर्ण और तार्किक प्रणाली के दार्शनिक प्रतिनिधित्व के रूप में माना है। तो ये सोरोकिन के द्वारा लिखा गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। L.N. टॉलस्टॉय एक दार्शनिक के रूप में। ओके। टॉलस्टॉय की शिक्षा पारंपरिक दर्शन की आत्म सीमाओं को पार कर गई और एक निश्चित प्रकार की नैतिक दर्शन में विकसित हुई, जिसने सोरोकिन को बेहद आकर्षित किया। उन्होंने टॉलस्टॉय की शिक्षा की संरचना को 4 महान दार्शनिक समस्याओं की परंपरा, दुनिया का सार, अहंकार की प्रकृति, अनुभूति की समस्या और मूल्यों का मुद्दा, ऐसा इन्होंने माना है कि ये जो 4 महान दार्शनिक समस्याओं की परंपरा है वो ये है: दुनिया का सार, अहंकार की प्रकृति, अनुभूति की समस्या और मूल्यों का मुद्दा में आधार बनाकर चिन्हित किया। टॉलस्टॉय के अनुसार ईश्वर हमारे अस्तित्व का आधार है। हमारा जो अस्तित्व है, आखिर में एग्जिस्टेंस हमारा क्या है, तो जो ईश्वर होता है ये हमारे अस्तित्व का ही आधार होता है, और प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग होता है। सोरोकिन ने टॉलस्टॉय की ईसाई नैतिकता की नींव रखने वाले मुख्य सिद्धांतों को तैयार किया, जैसे कि प्रेम का सिद्धांत, बुराई के प्रति अहिंसक प्रतिरोध का सिद्धांत और बुराई न करने का सिद्धांत। उन्होंने अपने पूरे जीवन में इन सिद्धांतों का पालन किया, जिसका प्रदर्शन इस लेख में किया गया है। इनके मेजर वर्क और इंटरेस्ट क्या रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रोफेसर के रूप में अपनी उपलब्धियों से पहले उन्होंने 1924 में लिव्स ऑफ अ रशियन डायरी, ये E.P. डटन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसमें रूसी क्रांति का दैनिक और कभी कभी प्रति घंटा विवरण दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
बुक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, लिव्स ऑफ और रशियन डायरी। उन्होंने सबसे पहले फरवरी 1917 में काम शुरू किया था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रूसी क्रांति जो है वो 1917 में प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले फरवरी 1917 में काम अपना शुरू करते हैं, जहां वे एक अस्थायी सरकार बनाने में सबसे आगे थे। लेकिन अक्टूबर 1917 में यह सरकार बिखर गई और बोल्शेविकों के हाथों सत्ता चली गई। 1950 में सोरोकिन ने द 30 ईयर्स आफ्टर नामक पुस्तक में एक परिशिष्ट प्रकाशित किया। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बुक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, द 30 ईयर्स आफ्टर। यह क्रांति और उनके निर्वासन का एक व्यक्तिगत और बेहद ईमानदार विवरण है। कौन सी? जो द 30 ईयर्स ऑफ आफ्टर है। ओके। सोरोकिन के अकादमिक लेखन व्यापक हैं। उन्होंने 37 पुस्तकें और 400 से अधिक लेख लिखे हैं। सामाजिक प्रक्रिया और संस्कृतियों की ऐतिहासिक टाइपोलॉजी के उनके विवादास्पद सिद्धांतों को सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, जो कि 4 खंडों में है, संशोधित और संक्षिप्त संस्करण जो कि 1957 में हुआ है, और कई अन्य कार्यों में समझाया गया है। सोरोकिन सामाजिक स्तरीकरण, समाजशास्त्रीय सिद्धांत के इतिहास और परोपकारी व्यवहार में भी रुचि रखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सोरोकिन सामाजिक स्तरीकरण जो है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, इसके इतिहास और परोपकारी व्यवहार में भी रुचि रखते थे। ओके। सोरोकिन का काम विविध लेखन, सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता, ये की टर्म है, आप लोग को ध्यान रखना है। सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता जो सोशल कल्चरल मोबिलिटी की बात होती है, और सामाजिक आलोचना, और फिर परोपकारिता के शुरुआती दौर से लेकर पूरे समय एक पैटर्न का अनुसरण करता है। उनका मानना था कि परोपकारिता के लिए इसके पास बहुत अधिक वैज्ञानिक समर्थन था। 1930 में हार्वर्ड जाने के बाद सोरोकिन को अपना आह्वान मिला और उन्होंने विश्व सभ्यता का अपना प्रसिद्ध अध्ययन शुरू किया, जिसके कारण वह काम करने लगे जिसके लिए वे सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ चाहिए तो कामा लगा सकते हैं, जिसके कारण वह काम करने लगे जिसके लिए वे सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता, तो जब भी हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता की बात आती है तो यहाँ पे एक नाम जो आता है मुख्यतः वो होता है पीटर सोरोकिन का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इस काम ने हमारी संवेदनशील संस्कृति की निंदा के लिए स्वर तैयार किया, जो 1937 के बाद से सोरोकिन के सभी लेखन में प्रमुख है। यह निंदा उस कारण का एक हिस्सा है जिसके कारण उन्हें हमेशा चुनौती दी जाती थी, क्योंकि लोग बदलाव के विचार के लिए तैयार और स्वीकार्य नहीं थे और कोई भी अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। सोरोकिन के व्यापक अध्ययन ने उन्हें आश्वस्त किया कि हमारी सभ्यता अत्यधिक भौतिकवादी और अव्यवस्थित है। हानेल हार्ट ने सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सोरोकिन के सांख्यिकीय विश्लेषण की आलोचना की है। तो यहाँ पे की टर्म एक तो ये निकल के आता है, क्वेश्चन देखिए आप लोग ऐसे ही पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि सोरोकिन के सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स जो बुक है इसमें सांख्यिकीय विश्लेषण की आलोचना किसने की है, तो ये हानेल हार्ट ने की है। दूसरा क्वेश्चन ये बन के निकलता है कि सोरोकिन ने सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में किस टाइप के विश्लेषण का जिक्र किया है या कौन सा विश्लेषण देखने को मिलता है, तो वो है सांख्यिकीय विश्लेषण। तो आप लोग जब लाइन पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। उनकी एक रचना रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को शांति के लिए युद्धकालीन प्रचार माना जाता है। सोरोकिन का तर्क है कि अमेरिकी और रूसी संस्कृति में
इतनी समानता है कि ये दोनों राष्ट्र जो युद्ध के बाद भी प्रमुख शक्ति केंद्र बनने के लिए किस्मत में हैं, उनके पास दोस्ती के लिए एक सुरक्षित आधार होगा। दोनों राष्ट्र विविधता में एकता का उदाहरण देते हैं। उनकी संस्कृतियां, दृष्टिकोण की व्यापकता, विश्वव्यापीकरण और अन्य समाजों के प्रति सहिष्णुता के साथ स्वस्थ आत्मसम्मान का पक्ष लेती हैं। उनके काम जो हैं वो कालातीत हैं, क्योंकि वे अध्ययन के नए क्षेत्रों को खोलने और सोचने के अधिक नवीन तरीकों के लिए रास्ता बनाने में सक्षम थे। उनके कामों में ग्रामीण समाजशास्त्र, युद्ध, क्रांति, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन से लेकर कई तरह के विषय जो हैं वो शामिल थे। हालांकि वे अपने कामों के प्रति सच्चे रहे और जिस कारण से वे इतने सारे बदलाव और सुधार के लिए लड़ पाए, उसका एक कारण उनके धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी थी। वे कोमी वंश के थे और उन्हें यूरोप के सबसे मेहनती और धार्मिक लोगों में से एक माना जाता था। वह विश्व संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने के समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक थे। परिणाम स्वरूप मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी संघ के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने और उसे अपनाने के लिए एक विश्व संविधान सभा बुलाई गई थी। तो विश्व संविधान सभा से संबंध किसका है? तो ये भी क्वेश्चन का आंसर होगा पीटर सोरोकिन। ओके, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक संघर्ष पे आखिर में सोरोकिन के क्या विचार हैं, ये हम लोग समझेंगे। तो सोरोकिन के काम ने 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को संबोधित किया: सामाजिक भेदभाव, सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक संघर्ष। ये सारे के सारे की टर्म हैं, आप लोगों को नोट्स में जरूर लिखना है। सामाजिक भेदभाव का विचार 3 प्रकार के सामाजिक संबंधों का वर्णन करता है। तो जो सामाजिक भेदभाव हमें देखने को मिलता है, इसका विचार भी 3 प्रकार के सामाजिक संबंधों का वर्णन करता है, जिसमें पहला पारिवारिक है, जो वह प्रकार है जिसके लिए हम आमतौर पर प्रयास करते हैं। यह वह रिश्ता है जिसमें सबसे अधिक एकजुटता होती है। इसमें शामिल सभी लोगों के मूल्यों पर विचार किया जाता है और इसमें बहुत अधिक बातचीत होती है। सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य इस तथ्य से है कि सभी समाज पदानुक्रमिक रूप से विभाजित है, जिसमें ऊपरी और निचले स्तर हैं और स्तरों के बीच धन, शक्ति और प्रभाव का असमान वितरण होता है। तो जिस तरीके से हमको सोसाइटी में लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास देखने को मिलती है, तो ये किस कारण से होती है? ये धन, शक्ति और प्रभाव का जो असमान वितरण होता है, इसी कारण से दिखाई देती है और इसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। इन स्तरों के बीच हमेशा कुछ गतिशीलता होती है। ऐसा नहीं है कि जो ऑलवेज लोअर क्लास में है वो ऑलवेज लोअर क्लास में ही रहेगा। हो सकता है कि वो मेहनत करके और हायर क्लास में भी चला जाए। तो इसमें हमेशा कुछ गतिशीलता होती है। लोग या समूह जो होते हैं वो पदानुक्रम में ऊपर या नीचे जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो हायर क्लास के लोग हैं, अगर वो सही से अपनी जो भूमिका है समाज में ना निभा पाएं, तो वो लोअर क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे। अपनी शक्ति और प्रभाव प्राप्त या खो सकते हैं। तो अपनी शक्ति को प्राप्त भी कर सकते हैं या फिर खो भी सकते हैं। सामाजिक संघर्ष सोरोकिन के युद्ध के सिद्धांत को संदर्भित करता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पीटर सोरोकिन ने जो रूस की क्रांति थी उसको भी उन्होंने बहुत ही भली भांति समझा था। तो जब सामाजिक संघर्ष की बात आती है तो उन्होंने जो युद्ध का सिद्धांत है उसी को संदर्भित करते हैं। चाहे किसी राष्ट्र के भीतर हो या अंतर्राष्ट्रीय, शांति किसी भी देश या विभिन्न राष्ट्रों के बीच मूल्यों की समानता पर आधारित होती है। युद्ध का एक विनाशकारी चरण होता है जब मूल्य नष्ट हो जाते हैं और एक गिरावट वाला चरण होता है जब कुछ मूल्य बहाल हो जाते हैं। सोरोकिन ने सोचा कि बढ़ती एकजुटता और कम दुश्मनी के साथ युद्धों की संख्या कम हो जाएगी। यदि समाज में मूल्यों में अहंकार के बजाय परोपकारिता पर जोर दिया जाए तो युद्ध की घटनाएं
कम हो जाएंगी। क्योंकि युद्ध क्यों होता है, अगर समाज में हम देखें पूरे विश्व में जो अगर युद्ध का माहौल हमें देखने को मिले तो अहंकार के कारण ही होता है। जब हम ये सोचते हैं कि हम किसी से कम क्यों रहें, तो ऐसे कारण में युद्ध की स्थिति जो होती है वो उत्पन्न होती है। सोरोकिन ने संस्कृति एकीकरण के 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं। इसको हम लोग समझेंगे और इसको आप लोग अक्सर करके जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें हम लोग जब सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता को समझते हैं तो ये टॉपिक जो होता है वो आता है। सोरोकिन की महान कृति को कई लोग सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता मानते हैं। वह समाजों को उनकी सांस्कृतिक मानसिकता के अनुसार वर्गीकृत करता है। यह विचारात्मक अर्थात इसे वास्तविकता, आध्यात्मिक और अमूर्त भी कहते हैं। संवेदी सत्य भौतिक है और सभी चीज़ें प्रवाह में हैं, और आदर्शवादी दोनों का संश्लेषण हो सकता है। तो जो हम लोग देखते हैं वो यही होता है कि जब हमारा एक जो पेंडुलम होता है उसकी तरह से हम मानते हैं, तो हम मानते हैं कि अगर यहाँ पे हम देखें कि जो विचारात्मक है ये हमें दिखाई देता है, दूसरा जो भौतिक हमें दिखती है वो इस कोने पे दिखती है, लेकिन दोनों का सामंजस्य बना के और ये हमारी आदर्श स्थिति दिखाई देती है। उन्होंने सुझाव दिया कि महत्वपूर्ण सभ्यताएं वैचारिक से आदर्शवादी और अंततः संवेदी मानसिकता में विकसित होती हैं। सांस्कृतिक विकास के इन चरणों में से प्रत्येक न केवल वास्तविकता की प्रकृति का वर्णन करना चाहता है, बल्कि संतुष्ट किए जाने वाले मानवीय आवश्यकताओं और लक्ष्यों की प्रकृति, उन्हें किस हद तक संतुष्ट किया जाना चाहिए और संतुष्टि के तरीकों को भी निर्धारित करता है। सोरोकिन ने समकालीन पश्चिमी सभ्यता की व्याख्या एक संवेदी सभ्यता के रूप में की है जो तकनीकी प्रगति के लिए समर्पित है और इसके पतन और एक नए वैचारिक या आदर्शवादी युग के उद्भव की भविष्यवाणी की है। फैट्स एंड फाइबर्स में उन्होंने लुइस टर्मन के जेनेटिक स्टडीज ऑफ जीनियस शोध की आलोचना की, जिसमें दिखाया गया कि उच्च आईक्यू वाले बच्चों के उनके चयनित समूह ने लगभग उतना ही अच्छा प्रदर्शन किया जितना कि समान पारिवारिक पृष्ठभूमि से चुने गए बच्चों के एक यादृच्छिक समूह ने किया होता। यादृच्छिक समूह में क्या होता है, जो हमारा रैंडम ग्रुप होता है, जैसे सपोज इसमें बहुत सारे लोग हैं और इसमें हम एट रैंडम किसी को भी यहाँ से उठा लेते हैं, तो ये यादृच्छिक समूह होता है। ओके, इन्होंने प्रेम के 5 आयाम भी बताए हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ये जो टॉपिक्स हैं ये आप लोगों को नॉर्मल जो सोशियोलॉजी में हम लोग पीटरिम सोरोकिन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे इन जो टॉपिक्स हैं उनका जिक्र नहीं मिलेगा आप लोगों को, लेकिन चूंकि हम लोग सोरोकिन को पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन जो है अगर सोरोकिन से पूछा जाएगा तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। प्रेम के 5 आयाम में इन्होंने परोपकारिता में संतुलित शोध की अग्रणी पीटरिम सोरोकिन के अनुसार प्रेम की ऊर्जा में कम से कम 5 आयाम दिखाई देते हैं। इसमें तीव्रता होती है, विस्तार होता है, अवधि होती है, शुद्धता होता है और इसके आंतरिक उद्देश्य के संबंध में वस्तुनिष्ठ कार्यों में इसकी अभिव्यक्ति की पर्याप्तता होती है। तीव्रता में प्रेम शून्य और उच्चतम संभव बिंदु के बीच होता है, जिसे मनमाने ढंग से अनंत के रूप में दर्शाया जाता है। विस्तार में प्रेम केवल अपने प्रति प्रेम के शून्य बिंदु से लेकर सभी मानव जाति, सभी जीवित प्राणियों और पूरे ब्रह्मांड के प्रति प्रेम तक होता है। तो विस्तार इसका एक अपने व्यक्ति जो स्वयं से प्रेम करता है और पूरे ब्रह्मांड तक जो इसका विस्तार है ये देखने को मिलता है। अवधि में प्रेम सबसे कम संभव क्षण से लेकर वर्षों या किसी व्यक्ति या समूह के पूरे जीवन तक हो सकता है। शुद्धता में प्रेम केवल प्रेम से प्रेरित
प्रेम से लेकर उपयोगिता, आनंद, लाभ या मुनाफे के गंदे जो मकसद होते हैं, इसके दाग के बिना गंदे प्रेम तक होता है। जहाँ प्रेम उपयोगितावादी या सुखवादी या अन्य उद्देश्य के लिए एक साधन मात्र है, जहाँ प्रेम स्वार्थी आकांक्षाओं और उद्देश्यों की गंदी धारा में केवल सबसे पतली धार होती है। तो बहुत ऐसी जगह पे आज के समय में भी हमें ये देखने को मिलता है कि हम प्रेम जो करते हैं अगर किसी से, तो वो हमारे उसके पीछे कुछ मकसद होते हैं या हमें उससे कुछ लाभ होने वाला होता है। इसलिए भी हम किसी से अगर हम प्रेम करते हैं तो उसकी हमारी लाइफ में क्या उपयोगिता है, तो इसको सोच के हम प्रेम करते हैं। प्रेम की पर्याप्तता प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम दिखाने, अच्छा व्यवहार करने और अपने कार्यों के परिणामों को समझने की अपेक्षा पर आधारित होता है। प्रेम पर अपने काम परोपकारी प्रेम में सोरोकिन को उम्मीद है कि वह यह पता लगाने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे कि किस तरह से लोग संत या पड़ोसी बनने की संभावना रखते हैं और अंततः समाज की बेहतरी के लिए इस प्रोफाइल में फिट होने वाले अधिक लोगों को पैदा करने के लिए आधार तैयार करते हैं या करेंगे। तो आप लोग ये देखेंगे कि जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनसे हमारा एक जो प्रेम व्यवहार होता है, तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं और हम उनसे जुड़े होते हैं, लेकिन सोसाइटी जो है वो एक हेल्दी सोसाइटी के रूप में दिखाई दे, इसके लिए भी हमारे कुछ अपने कर्तव्य होते हैं, अपने दायित्व होते हैं, जो कि हम सभी एक दूसरे से मिल के निभाते हैं, जिससे कि सोसाइटी जो है एक स्वस्थ सोसाइटी या स्वस्थ समाज के रूप में दिखाई दे। उन्होंने संतों, पड़ोसियों और अन्य लोगों के जीवन का उनके लिंग, जाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर अध्ययन करके ऐसा किया। राजनीति से आप सभी को पता है कि सोरोकिन जुड़े हुए थे, तो सोरोकिन राजनीति में बहुत ज़्यादा शामिल थे। उनकी रुचि सत्ता की वैधता, रूस के प्रतिनिधि लोकतंत्र और देश के लोकतांत्रिक ढांचे के राष्ट्रीय प्रश्न से इसके जुड़ने के मुद्दों में थी। उनका मानना था कि साम्यवाद के पतन के बाद रूस का एक नया संस्करण उभरेगा। उनका यह भी मानना था कि रूस को उसके संकट से बाहर निकालने से दुनिया को परोपकारी प्रेम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा, जो उनके शोध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सोरोकिन ने हार्वर्ड में रचनात्मक परोपकारिता के अध्ययन के लिए केंद्र भी बनाया और वहां उन्होंने प्रेम और सामाजिक एकजुटता की नैतिकता के बारे में अपने विचारों को विकसित और प्रस्तावित किया। इस कार्यक्रम के साथ वह यह व्यक्त करने में सक्षम थे कि हम प्रेम से किए गए परोपकारी कार्यों के माध्यम से मानवता को कैसे बचा सकते हैं। अन्य समाजशास्त्रियों के साथ सोरोकिन का क्या संबंध रहा, क्या जुड़ाव रहा, इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जिक्र कर लेंगे। तो सोरोकिन के मित्र एली लिली की वित्तीय सहायता से, जो एक फार्मास्यूटिकल वारिस थे, वे रचनात्मक परोपकारिता के आगे अनुसंधान करने में सक्षम थे। इस शोध से उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली और अन्य समाजशास्त्रियों द्वारा उनका बहुत सम्मान किया गया। उन्हें परोपकारिता के समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में संदर्भित किया गया है। तो ये आप लोग एक की टर्म निकल के आता है, ध्यान रखिएगा कि परोपकारिता के समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में हम किसे जानते हैं, तो वो पीटरिम सोरोकिन हैं। इस प्रकार उन्हें 1949 में क्रिएटिव अल्ट्रुइज्म में हार्वर्ड रिसर्च सेंटर बनाने की अनुमति दी गई और उनके अधीन 2 प्रशिक्षक थे, अल्फ्रेडो गोट्स्की और टालकट पार्सन्स। हालांकि सोरोकिन और पार्सन्स ने सहकर्मियों के रूप में एक साथ काम किया, लेकिन सोरोकिन ने विपरीत विचारों के कारण पार्सन्स के कामों की कड़ी आलोचना की है। सोरोकिन ने अमेरिका के सभ्यता के तरीकों को अस्वीकार कर दिया और महसूस किया कि यह गिरावट में है, जिससे सोरोकिन और पार्सन्स के बीच तनाव पैदा हो गया। पार्सन्स आप सभी को पता है कि एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे, जबकि सोरोकिन
एक रूसी थे, उनके बीच दरार तब परखने को मिली जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय और अमेरिकी समाजशास्त्र समुदाय ने पार्सन्स के विचारों का समर्थन किया और हार्वर्ड में सोरोकिन की प्रशासनिक स्थिति को जब्त कर लिया गया। सोरोकिन का शोध ग्रामीण समाज पर भी केंद्रित था, जिससे वे अन्य नैतिक रूढ़वादियों के लिए अधिक सुलभ और संदर्भित हो गए। इसने कार्ल जिमरमैन के साथ उनके सहयोग की शुरुआत की और साथ में उन्होंने ग्रामीण शहरी समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य का विस्तार किया। तो यहाँ पे आप लोग जब भी कार्ल जिमरमैन की बात आती है और ग्रामीण शहरी सातत्य की बात आती है, सोरोकिन से भी कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उनका मानना था कि ग्रामीण जीवन शैली निम्नलिखित विशेषताओं से स्थापित हुई है: एक रूढ़िवादी और पारंपरिक परिवार, मैनुअल श्रम पर आधारित अर्थव्यवस्था। मैनुअल श्रम अर्थात जो कि हम अपने हाथों द्वारा या फिजिकल जो हम श्रम करते हैं, ना कि मशीनों का प्रयोग करते हैं, तो इस पर आधारित अर्थव्यवस्था या परिवार और घरेलू व्यवसाय और उनके साथ उनका संबंध, चाहे वह समाजशास्त्रीय, जनसांख्यिकी या फिर आर्थिक रूप से हो। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन से चूंकि ये जुड़े रहे, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पीटरिम ए सोरोकिन ने अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के 55वें अर्थात 55th जो अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। उन्हें राष्ट्रपति पद का दर्जा आसानी से नहीं मिला, क्योंकि उनके कई साथियों ने पाया कि उनका चुनाव बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। 1952 में सोरोकिन फ्लोरियन से चुनाव हार गए और उन्हें पारंपरिक दूसरा नामांकन नहीं दिया गया। 1963 में अपने पूर्व छात्रों और अन्य उच्च रैंक के समाजशास्त्रियों के प्रभाव के बाद वे 65% वोट के साथ राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले नामांकित समाजशास्त्री बन गए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एक ऐसे समाजशास्त्री जो थे जो कि राष्ट्रपति के रूप में नजर आए, जो कि नॉमिनेटेड थे और अपने पूर्व छात्रों और अन्य जो उनके समाजशास्त्री जो साथी थे उनके जो एक ये कहें समर्थन, तो उसके कारण जो हमें दिखाई देता है कि ये 65% वोट के साथ राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले नामांकित नॉमिनेटेड सोशियोलॉजिस्ट थे। ओके, सोरोकिन के लोकप्रिय कार्यों में से उनका एक अध्यक्षीय भाषण था जिसका शीर्षक था कल, आज और कल का समाजशास्त्र। तो ये आप लोगों को याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इस संबोधन में सोरोकिन ने खोज से लेकर जांच तक समाजशास्त्र के परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ कहा। उस समय के बहुत से समाजशास्त्री पुराने सिद्धांतों और कार्यों को परिष्कृत करना शुरू कर रहे थे, जबकि समाज में विकास के अनुकूल हो रहे थे। सोरोकिन ने खुद समाजशास्त्रियों के तरीकों को सत्यापित करने के लिए काम किया, जबकि समाजशास्त्र के भविष्य पर एक नज़र डाली और यह किन पहलुओं में विकसित हो सकता है और प्रभावित हो सकता है। उन्होंने स्वीकार किया कि कैसे समाजशास्त्र को जब अब सार्थक और वास्तविकता के दायरे के रूप में देखा जाता है। सोरोकिन ने समाजशास्त्र के कुछ प्रभावों को सांस्कृतिक प्रणालियों, सामाजिक प्रणालियों और व्यक्तियों पर देखा जो बनाते हैं, महसूस करते हैं और आदान प्रदान करते हैं। प्रभावशाली व्यक्तियों पर प्रमुख प्रभाव क्या रहा सोरोकिन का? तो सोरोकिन ने इतिहासकार एलन कार्लसन को प्रभावित किया। वे सोरोकिन और साम्यवाद की उनकी अस्वीकृति से सहमत थे। कार्लसन भी खुद को परिवार समर्थक मानते थे और सोरोकिन के विचारों से सहमत थे कि कैसे एक परिवार का सबसे आदर्श वातावरण अंतरंग छोटे गांव जैसे शहरों में रहना है। सोरोकिन ने 40वें उपराष्ट्रपति माइकल पेंस को भी प्रभावित किया, जिन्होंने 2006 में अपने असफल हाउस रिजोल्यूशन विवाद संरक्षण संशोधन का बचाव करते हुए उन्हें उद्धृत किया जब समलैंगिक विवाह पर बहस चल रही थी। पेंस ने कहा, शोधकर्ताओं के अनुसार विवाह मायने रखता है। हार्वर्ड समाजशास्त्री पीटरिम सोरोकिन ने पाया कि पूरे इतिहास में सामाजिक पतन हमेशा विवाह और
परिवार के पतन के आगमन के बाद हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और ये एक सच्चाई भी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो माइकल पेंस थे उन्होंने कहा था कि शोधकर्ताओं के अनुसार जो है विवाह मायने रखता है, और ये प्रभावित किससे थे? पीटरिम सोरोकिन से थे। और उन्होंने, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कहा है कि हार्वर्ड समाजशास्त्री पीटरिम सोरोकिन ने पाया कि पूरे इतिहास में सामाजिक पतन आगे हमें समाज का पतन जो दिखाई देता है वो हमेशा विवाह और परिवार के पतन के आगमन के बाद ही हुआ था। सोरोकिन ने राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को 1961 में लिखा था, जब रूस के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का टकराव चरम पर था। अपने पत्र में सोरोकिन ने खुद को कम्युनिस्ट नेता के साथ बातचीत करने में जानकार बताया। उन्होंने युद्ध न करने का भी आह्वान किया, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक आपसी संबंधों को वास्तविक मैत्रीपूर्ण संबंधों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, तब तक कोई भी अंतर्निहित मुद्दा जो है वो हल नहीं हो सकता है। उन्होंने कैनेडी से युद्ध पर अपने निर्णय और संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच संबंधों के साथ क्या करना है इस पर मदद करने के लिए अपने समाजशास्त्रीय कार्य, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर के पारस्परिक अभिसरण का संदर्भ लेने का भी आह्वान किया है। यहाँ पे अब हम लोग इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक इनकी है ये, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछी भी जाती है, तो इसको तो आप लोगों को याद ही रखना है। ओके, इन्होंने कॉलेज सी जिमरमैन के साथ 1929 में प्रिंसिपल्स ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी बुक लिखी है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। द सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन 1935, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये 4 वॉल्यूम में ये बुक जो है पब्लिश हुई थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। द क्राइसिस ऑफ आवर एज 1941, मैन एंड सोसाइटी इन कैलामिटी, तो ये है द इफेक्ट ऑफ वार, रिवोल्यूशन, फैमाइन, पेस्टिलेंस अपॉन द ह्यूमन माइंड्स, बिहेवियर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल लाइफ। तो काफ़ी लंबा नाम है जो कि आप लोगों को बस याद रखना है, जो मैन एंड सोसाइटी इन कैलामिटी। ओके, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स 1944। नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, देयर स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स, अ सिस्टम ऑफ जनरल सोशियोलॉजी 1947। ओके, विथ गेल पीटर और टैनबी, अर्नल्ड टैनबी के साथ इन्होंने लिखा है द पैटर्न ऑफ द पास्ट, कैन वी डिटरमाइन इट, ये करके इस नाम से जो बुक है ये अर्नल्ड टैनबी और पीटर गेल के साथ इन्होंने लिखा है। सोशल फिलॉसफी ऑफ एन एज ऑफ क्राइसिस 1950, अल्ट्रुइस्टिक लव, अ स्टडी ऑफ अमेरिकन गुड नेबर्स एंड क्रिश्चियन सेंट्स। तो ये आप लोगों को इसी तरीके से इस बुक पे ही आप लोग देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी उनका पूछ दिया जाएगा, या ये भी पूछ दिया जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने विचार दिए हैं। तो अल्ट्रुइस्टिक लव के बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। ओके, लिव्स फ्रॉम अ रशियन डायरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 30 ईयर्स आफ्टर, ये 1950s में लिखा है। द वेज एंड पावर ऑफ लव, टाइप्स, फैक्टर्स एंड टेक्निक्स ऑफ मोरल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैट्स एंड फॉबल्स करके जो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, फैट्स एंड फॉबल्स इन मॉडर्न सोसाइटी एंड रिलेटेड साइंसेस 1956। नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे द अमेरिकन सेक्स रिवोल्यूशन 1956, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, अ स्टडी ऑफ चेंज इन मेजर सिस्टम ऑफ आर्ट, ट्रुथ, एथिक्स, लॉ एंड सोशल रिलेशनशिप, ये 1957 में पब्लिश हुआ था। ओके, इन्होंने एक W.A. लुंडेन के साथ लिखा है बुक पावर एंड मोरालिटी, हु शैल गार्ड द गार्जियंस।
ओके, नेक्स्ट बुक अ लॉन्ग जर्नी एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटर ए सोरोकिन 1963। तो ये अ लॉन्ग जर्नी, ये जो है सोरोकिन की ऑटोबायोग्राफी है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक 1959। सोशियोलॉजी ऑफ यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, इम्पॉर्टेंट बुक है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टुडे, ये भी एक बुक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक 1975 में लिखा गया है, हंगर एज अ फैक्टर इन ह्यूमन अफेयर्स। ओके, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि सेम कंटेंट जो है ये यहाँ पे आप लोगों को पीटर ए सोरोकिन के बारे में इंग्लिश में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप लोग चाहिए तो पॉज करके लेक्चर को और आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कुछ की टर्म्स। मैंने सेम कंटेंट को बैकग्राउंड यहाँ पे है। और इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि इनके बारे में जो भी टालकट पार्सन्स के साथ ही इनके किस तरीके से जो भी इन्होंने वर्क कंट्रीब्यूशन दिया है, या जो यूनिवर्सिटी में इन्होंने किस तरीके से अपना योगदान दिया है, उसके बारे में, ये किससे इंस्पायर थे। तो यहाँ पे टॉलस्टॉय की बात आती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने मेंशन किया है। वर्क्स एंड इंटरेस्ट सेम है, आप लोग देख सकते हैं। लिव ऑफ अ रशियन डायरी, ये इन्होंने पब्लिश किया था। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, जो कि 4 वॉल्यूम में है। तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। हिंदी में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी सेम कंटेंट जो है ये आप लोगों को इंग्लिश में यहाँ पे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं सोशल डिफ्रेंसिएशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ऑलरेडी हम लोग हिंदी में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग जस्ट इसको रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हिंदी में तो हम लोग इसको अच्छे से समझ ही चुके हैं। 3 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आइडिएशनल की बात की जाती है, सेंसेट की बात की जाती है, और आइडियलिस्टिक की बात की जाती है। तो ये 3 जो कंडीशन बताया है पीटर सोरोकिन ने, वो यही है कि अगर हम इसको आइडिएशनल की बात करें और यहाँ पे हमने सेंसेट की बात की है, तो ये जो है वो आइडियलिस्टिक हो जाता है। तो जो व्यक्ति यहाँ से और यहाँ ये 2 एंड दिखाई देता है, इन दोनों का सामंजस्य बिठा के और फिर ये आइडियलिस्टिक, जो कि सिंथेसिस ऑफ द 2 है, इन दोनों का सिंथेसिस अर्थात दोनों का मिश्रण, मिला जुला रूप हमको आइडियलिस्टिक दिखाई देता है। तो इसकी बात इन्होंने की है। ओके, 5 डायमेंशन ऑफ लव ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें इन्होंने कहा है इंटेंसिटी, एक्सटेंसिटी, ड्यूरेशन, प्योरिटी, एडुकेंसी ऑफ इट्स मैनिफेस्टेशन इन ऑब्जेक्टिव एक्शन। तो ये 5 जो है वो डायमेंशन इन्होंने बताया है। पॉलिटिक्स में किस तरीके से इनका इन्वॉल्वमेंट था, अदर सोशोलॉजिस्ट के साथ क्या रिलेशन रहा है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन के बारे में डिस्कस किया गया है। मेजर इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लुएंशियल फिगर्स, तो इसके बारे में भी ऑलरेडी हम लोग हिंदी में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम लोग कुछ इनकी इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं उसके फ्रंट पेज कवर देख लेंगे। तो सोशल फिलोसफी ऑफ एन एज ऑफ क्राइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक प्रॉब्लम्स, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है। रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, आप लोग देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी, तो सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी की बात पीटर ए सोरोकिन ने की है, कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है और इनकी इस नाम से बुक भी है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी, यहाँ पे बुक आप लोगों को दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, अ सिस्टेमेटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशियोलॉजी, वॉल्यूम 1। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है द क्राइसिस ऑफ आवर एज, अ लॉन्ग जर्नी, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मॉडर्न हिस्टोरिकल एंड सोशल फिलोसफी। नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे, सेम कुछ बुक यहाँ पे रिपीटेड भी हो गया है, जैसे कि रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सोशोलॉजी। ओके, मॉडर्न हिस्टोरिकल एंड सोशल फिलोसफीज, तो ये ऑलरेडी ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द बेसिक ट्रेंड ऑफ आवर टाइम्स, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक आप लोगों को दिख रहा है। कॉन्टेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज की बात की गई है। तो यहाँ पे अभी हम लोग इनकी जो ओरिजिनल फ्रंट पेज कवर है इस बुक का वो भी हम लोग देखेंगे। मैन एंड सोसाइटी इन कैलामिटीज़, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी वैल्यू एंड सोशियोलॉजिकल सोशियो कल्चरल चेंज, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सोशल फिलोसफी ऑफ एन एज ऑफ क्राइसिस। ओके, मैन एंड सोसाइटी इन कैलामिटीज़, सेम बुक रिपीट हो गई है। तो चूँकि मैं जब इसका स्क्रीनशॉट लेती रहती हूँ तो बहुत बार हमें ऐसा दिखाई देता है कि रिपीट भी हो जाता है, बट कोई बात नहीं है, अच्छा है, आप लोगों की भी रिवीजन हो जाया करेंगे। द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, एक इम्पॉर्टेंट बुक ही इनकी है। द वेज एंड द पावर ऑफ लव, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी अल्ट्रुइस्टिक लव, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और स्टडी ऑफ अमेरिकन जो सोसाइटी थी वहाँ की, तो वहाँ में ये अल्ट्रुइस्टिक लव के नाम से ये बुक है। ओके, द अमेरिकन सेक्स रिवॉल्यूशन, एक इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इनकी ओरिजिनल जो बुक रही है उसका फ्रंट पेज को कवर आप लोगों को दिख रहा है। कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स ऑलरेडी रिपीटेड। द वेज ऑफ पावर ऑफ लव, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है। द टाइप्स फैक्टर्स एंड टेक्निक्स ऑफ मोरल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक पिट्रिम ए सोरोकिन की है। तो दोस्तों आज हम लोग पिट्रिम ए सोरोकिन के बारे में डिटेल में चर्चा की है। उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी क्या अपने खुद के व्यक्तित्व रही है, पर्सनालिटी कैसी रही है, उन्होंने किस प्रकार से, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लव के बारे में इन्होंने कहा है, और परोपकारिता की बात, अल्ट्रुइस्टिक लव की बात इन्होंने की है, परोपकारिता की बात की है। तो इनके बहुत ऐसे विचार हैं जिससे कि हम लोग पिट्रिम ए सोरोकिन को आसानी से समझ सकते हैं, जो कि अगर हम इस तरीके से इनको पढ़ेंगे, चाहे किसी भी थिंकर को जब हम उनको पर्सनली समझते हुए जब हम पढ़ते हैं, उनके व्यक्तित्व को समझते हुए पढ़ते हैं, तो वो हमारे माइंड में जो होता है वो छप जाता है, कभी नहीं भूलता है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।